एपिसोड 9 की स्टार्टिंग दिखाई जा रही होती है 2 साल के बाद सियोल फैमिली में, जहाँ पे कोई झाड़ू लगा रहा होता है और एक बूढ़ी औरत कह रही होती है किसी अंकल से कि तुम सुबह से ही बहुत ज़्यादा कठिन काम कर रहे हो। तो आदमी कह रहा होता है मैंने बस अभी झाड़ू लगाना शुरू किया है, मगर ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है क्यों तुम आज जल्दी आ गई हो आंटी। तो वह बूढ़ी औरत कह रही होती है मैं इसमें कुछ भी सहायता नहीं कर सकती क्योंकि जो नया सर्वेंट आया है एनेक्स, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो दिखाया जाता है कि यह आदमी तो वह पुराना वाला अंकल होता है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को कपड़े दिए थे। और वो कह रहा होता है कि यहाँ तक कि वह भी एक सर्वेंट है, मगर वह ऐसे रहता है जैसे कि वह इस घर में कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि उसकी वाइफ जो है इस हाउस की इंचार्ज है। इसलिए अगर यहाँ पे यंग मास्टर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वह बूढ़ी औरत कह रही होती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इस तरह से बोल रही हो? अगर वह लेडी सुन लेगी या फिर मास्टर सुन लेते हैं, हमारे लिए यह दिक्कत की बात होगी। और बताया जा रहा होता है जैसे ही एल्डेस्ट डॉटर डिसपियर हो गई, उसके बाद दिन तक यहाँ पे माहौल अच्छा रहा, मगर उसके बाद यह और ज़्यादा बेकार हो गया। तो इसलिए पीपल अब कहते हैं कि जो कामसेयोग जाई फैमिली है वो डिक्लाइन में आ रही है। जो उसकी फॉर्मल ग्लोरी थी वह जा चुकी है। अब वह तो सिर्फ अब यहाँ रह ही रहे हैं अपने पीपल की अटेंशन पाने के लिए। कौन सोच सकता है कि यह कभी बेस्ट हुआ करती थी कामसेयोग, मगर वह अब नहीं रही। तो अंकल कह रहा होता है कि एल्डेस्ट डॉटर और यंग मास्टर का मैरिज करने का टाइम था, मगर वह इससे भाग क्यों गए। मैं हमेशा यही होप करता हूँ कि किसी दिन वह सबसे बड़े यंग मास्टर वापस लौट के आ जाएं और इस सियोल फैमिली को दोबारा से बनाएं। यह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी दिखाया जाता है हमारे यंग मास्टर की तरफ, जिसके कपड़े फटे फटे हुए होते हैं, और बताया जा रहा होता है कि जो भी ईविल के पाथ पे चलता है तो वो बाद में जाके करप्ट हो जाता है, क्योंकि उसके डेविलिश नेचर की वजह से। क्योंकि ये मार्शल आर्ट ऐसी ही है, जैसे ही वह कुछ ईविल काम करने लग जाते हैं तो वो इस मिरीम में सबको दुश्मन बना लेते हैं अपना, क्योंकि वह अपने इनर डीमन से हार जाते हैं और उसको अपनी पावर दे देते हैं। इसलिए जो भी ईविल पाथ चूज़ करता है वो एंड में जाके खुद ही को ख़त्म कर लेता है। मगर इनमें से भी कुछ बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो मार्शल आर्ट की पीक पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो अभी टॉप 10 मार्शल आर्ट मास्टर हैं उनमें से खाली दो ही अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से बिलोंग करते हैं। एक है जुआई जो अनऑर्थोडॉक्स का हीरो है, और इन दोनों के अलावा सभी ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से ही हैं मास्टर, मगर उन्होंने भी इनके आगे घुटने टेक दिए थे। मगर देखा जा सकता है कि उनका नेचर कितना ज़्यादा ब्राइट है अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन होने के बावजूद भी। और ये प्लेस जहाँ पे हमारा यंग मास्टर आया है ये हेवनली डीमन फोर्ट्रेस है, जहाँ पे गालमिन यॉक रहता है। तभी दिखाया जाता है उसको जो कि गेम खेल रहा होता है अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ, और उसकी ग्रैंड डॉटर कह रही होती है कि मैं दोबारा से जीत गई ग्रैंडपा, कि मैं एक साथ 3 मैच जीत चुकी हूँ। उसकी डॉटर का नाम होता है गालमिन वैन, जो कि ग्रैंड डॉटर है गालमिन ह्योक की। और वो कह रही होती है कि जैसा तुमने प्रॉमिस किया था अब तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखानी होगी। तो इस बात को सुन के उसके ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि ग्रैंडपा बस ये तुम्हारे लिए ही कहने हैं कि जो मार्शल आर्ट है यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस बात को सुन के उसकी ग्रैंड डॉटर कह रही होती है क्या तुम अब अपनी प्रॉमिस को तोड़ने वाले हो? और वह रोने लग जाती है और कह रही होती है कि तुम मेरे ग्रैंडपा होने के बावजूद अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हो। और वह सोचने लग जाता है कि जो मेन रैन है उसकी इस गेम में स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं। इस हिसाब से देखा जाए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है उसको अपनी मार्शल आर्ट सिखाने के अलावा। मगर मैंने यह सोचा था कि वह हमेशा मार्शल आर्ट से दूर रहेगी, मगर चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती हैं। तो मैं बताया जाता है जो गालमिन ह्योक है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा मार्शल आर्ट मास्टर है। यह पहले एक स्कॉलर था जिसका मार्शल आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, मगर फिर भी इसके पास टैलेंट और फिजिक बिल्कुल अच्छा था मार्शल आर्ट सीखने के लिए, मगर यह फिर भी किताबों में ही रहता था। यह इतना अच्छा था कि इसके जो मास्टर थे इसको बहुत ज़्यादा पीछे पड़े थे कई दिनों रात के लिए कि वह मार्शल आर्ट सीख ले।
जब जाके इसने मार्शल आर्ट सीखी थी। और यहाँ तक कि इसकी फैमिली में भी सभी स्कॉलर ही हैं, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है मार्शल आर्ट में। मगर किसी तरह से जो इसकी ग्रैंड डॉटर है मिनरेन, उसको हमेशा से ही मार्शल आर्ट सीखने का मन रहता है। और वो बता रहा होता है जब वह छोटी थी तो वे मेरे पास आती थी और मेरे कंधों को दबाया करती थी जब भी वह मुझे देखती। मगर अब वह खाली अपने ग्रैंडफादर के मार्शल आर्ट के बारे में चिंता करती है और इसे याद करके वह रोता होता है। तभी दिखाया जाता है एक सर्वेंट आता है और कह रहा होता है कि बाहर कोई यंग गेस्ट आपको चैलेंज करने के लिए इच्छुक है। इसकी अपीयरेंस देखी जाए तो वह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ पहले। इस बात को सुन के हेमनली डीमन कह रहे होते हैं कि एक चैलेंजर कितने दिनों के बाद आया है। तो वह जल्दी से वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं चलो ठीक है, तो मैं उसे पर्सनली जाके ग्रीट करता हूँ उस चैलेंजर को। तो उसकी ग्रैंड डॉटर पीछे से चिल्ला रही होती है कि एक मिनट देखो ग्रैंडफादर, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तो हेमनली डीमन कह रहे होते हैं कि रेन, मैं जल्दी आ जाऊँगा, हम बाद में बात करेंगे। उसकी ग्रैंड डॉटर दिन कह रही होती है कि आप दोबारा से ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से जल्दी से भाग रहे हैं। तभी दिखाया जाता है हेमनली डीमन वह बाहर जाके हमारे यंग मास्टर से कह रहा होता है कि अच्छा तो वो तुम हो जो मुझे चैलेंज करने के लिए आया है हेमनली डीमन फोर्ट्रेस में, तो तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा यंग मास्टर अपना फेक नेम बताते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम मुसबोंग है और मेरा कोई सर नेम नहीं है, मैं बस आपको यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ। तो इस बात को सुन के उसके पीछे जो भी लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या क्या तुम सच में चैलेंज करने वाले हो लॉर्ड को। तो एक उंगली उठाते हुए कह रहा होता है कि तुम फूल, तुम क्या बात कर रहे हो। क्या तुम यह सोचते हो कि तुम एक चैलेंज कर सकते हो हेवनली डीमन फोर्ट्रेस के लॉर्ड से। तुम्हारे पास इन काइंड इंट्रोडक्शन से तुम बास्टर्ड, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। यह बात सुन के यंग मास्टर कह रहा होता है मैं हेवनली डीमन फोर्ट्रेस के लॉर्ड को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहता, मगर मेरी जो डिजायर है सोल की वह इनलाइटमेंट पाना चाहती है। इस बात को सुन के हेवनली डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है कि ये गाय ये इस तरह से बात कर रहा है, मगर दूसरी जगह देखा जाए तो ये अपने शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल और हम्बल भी है। ये देखा जाए तो ऑनेस्ट भी है मगर रेगलेस भी, मगर यह अपनी बात बिल्कुल स्टेट रखता है। समय गुजर चुका है कि मैंने किसी से ऐसी एनर्जी फील की हो। तो हेवनली डीमन लॉर्ड कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ बारडियॉक खेल सकते हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है हाँ मैं खेल सकता हूँ। तो हेवनली डीमन लॉर्ड जाते हुए कह रहा होता है ठीक है, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुम चैलेंज करने चाहते हो हेवनली डीमन फोर्ट्रेस से तो तुम्हें पहले मेरे साथ बारडियॉक का गेम जीतना होगा। चलो अब तुम मुझे फॉलो करो। तो हमें बताया जाता है कि अगर किसी को भी मैच करना है हेवनली डीमन लॉर्ड से और उनको चैलेंज करना है तो उन्हें पहले बारडियॉक का गेम जीतना पड़ेगा उनसे। और वह बता रहा होता है कि यह बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सिंपल गेम है ऊपर से, मगर अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल एक बैटल के तरह है बिल्कुल, कि तुम्हें अपने अपोनेंट का मूव समझना है और उसकी वीकनेस ढूंढनी है। जब तुम अपनी अगली चाल बैटल में चलते हो उसी तरीके से यह गेम है। अगर तुम अपने मूव को अच्छी तरह से चलोगे तो तुम अपनी जगह को आसानी से प्रोटेक्ट कर लोगे। इसलिए यह बहुत ज़्यादा कठिन भी है। अगर तुम किसी भी जंग को बिना दिमाग के लड़ने चले जाओगे अपने स्ट्रेंथ के दम पे, जंग को जीतना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो अभी तक मुझे खाली इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में एक ही इंसान ने इस गेम में हराया है, मगर फिर भी उसने भी खाली मुझे खाली आधे घर से ही हराया है। चलो तो इसे शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जा रहा होता है उसकी ग्रैंड डॉटर रिन, और शायद से उसके पास कोई सर्वेंट होती है जो बात कर रही होती है। तो रिन कह रही होती है क्या वह अभी भी खेल रहे हैं। तो वो सर्वेंट कह रही होती है यस लेडी, कि उसने 3 गेमों में से एक गेम को जीता है, तो ऐसा लगता है कि यह उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो रिन कह रही होती है बहुत दिनों बाद ऐसा विनर ढूंढा है जो कि अपनी जीत के लिए डिटरमाइन है, कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक नॉर्मल गाय है। तभी दिखाया जाता है हेमनली डीमन को जो सोच रहा होता है कि यह बहुत ज़्यादा जीनियस है। अगर इसकी इंटेलिजेंस को देखा जाए तो वह आसानी से मिस्टेक कर देते हैं मेरे को ही देख के, मगर यह यंग मैन ये उनसे अलग है। ये जो अपने मूव चल रहा है बोर्ड पर, ये जो बारडियॉक गेम है, इस तुम किसी के भी पर्सनैलिटी और उसके करेक्टर का पता लगा सकते हो। अगर तुम क्लेवर हो और जल्दी चलते हो जैसे पानी चलता है, और यदि तुम सीधे
और हॉनेस्टी से चलते हो तो तुम बिल्कुल एक पहाड़ की तरह हो, और जबकि यह व्यक्ति बिल्कुल एक वुल्फ की तरह है, जो कि अपनी टेरिटरी को गार्ड करता है, बिल्कुल आयरन की तरह, और ना ही कभी अपने आने वाले एनिमी को जाने देता है। तो हम ओपोनेंट से कैसे डील कर सकते हैं? तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।